हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने इससे पहली क्लासों में कुछ का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। कुछ के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी हमने इकट्ठी कर ली थी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए, नहीं तो आपको आगे की कोई भी वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहिल स्टडीज़। मैं बायोलॉजी और जी की सारी क्लासें लेने वाला हूँ। इससे पहले हम सारा का सारा डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ पहली क्लास से देखें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल कोशिका के। हम बाहर से अंदर की ओर अध्ययन करेंगे। पहले हमने बेसिक बेसिक इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। आज हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा अलग से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। ओके, आगे चलते हैं। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका कोशिका की हमने परिभाषा सारी चीज़ें ऊपर ऊपर देख लिया था और इसमें जो सिद्धांत दिए गए थे ऊपर ऊपर। कोशिका को इंग्लिश से सेल कहा जाता है। ठीक, अब हम कोशिका को देखेंगे, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका दिखती कैसी है इस वीडियो में। ठीक है, तो हम कोशिका को सबसे बाहर से अंदर की ओर पढ़ेंगे। देखो, ये हमारी ये एक कोशिका है। आप चित्र से समझना, मैं आपको ओरिजिनल कोशिका भी बना के दिखाऊंगा। तो हम सबसे बाहर क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या भरा होता है, जो उसके अंदर द्रव्य भरा होता है और जो उसके अंदर अंग होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, आज पूरा हम टोटली डिस्कशन करने वाले हैं। तो बढ़िया से फ्रेश होके अपने माइंड को बिल्कुल फोकस होकर बैठिए यहाँ पर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका को। अगर हम सबसे बाहर देखते हैं, सबसे बाहर से देखेंगे, जैसे ये एक ह्यूमन है। ठीक, इसने माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा। तो सबसे पहले उसे क्या देखा कोशिका में, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बाहर जो संरचना उसे दिखाई देती है वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति अब क्या होती है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका की वह सेल है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, कोशिका भित्ति का कार्य है प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। जो भी ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका को क्या करना, बचाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, ताकि ये खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसमें कोई विषाणु एंटर ना कर जाए। तो कोशिका भित्ति इसी कारण होती है। कोशिका भित्ति का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि कोशिका भित्ति प्रोटेक्शन हमें प्रदान करती है। अच्छा, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पेड़ की एक छाल ली थी और सबसे पहले कोशिका की खोज उन्होंने की थी। और कोशिका को सबसे पहले उन्हीं ने देखा था। जो भाग उन्होंने देखा था वो कोशिका भित्ति ही थी, कोशिका का सबसे बाहरी भाग था। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ओके, आगे चलते हैं अब हम। तो कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी हम जुटाते हैं, जो कि कंपटीशन के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें केवल उतना पढ़ना है जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें पीएचडी नहीं करना है, ये बात याद रखें। बच्चे पीएचडी करने में लग जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलता, अपने 4 से 5 साल बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड आप बिल्कुल ध्यान देते जाइए और बस कुछ नहीं कीजिए, शांति से बिल्कुल अपनी देखिए वीडियो को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका भित्ति जो होती है सबसे बाहर की ओर होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, फिर उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर सारा पदार्थ भरा होता है। क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर सारा का सारा जो भी मटेरियल हमारी कोशिका में होता है, हम आगे बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे। अभी आप मोटे मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि जितना पदार्थ भरा होता है, जो अंदर अंग काम करते हैं, वो किस में भरे होते हैं, कोशिका झिल्ली में भरे होते हैं। और उसके बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिका झिल्ली और कोशिका को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कोशिका भित्ति किस किस में होती है, सब में नहीं होती। कोशिका भित्ति प्लांट्स, हमारे पौधों में देखने को मिलती है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति ही देखी थी। हमारे जो जीवाणु हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, उनमें हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। जो हमारे फंगी हैं यानी कि कवक, उनमें हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका भित्ति किस में नहीं होती। तो एनिमल्स, जानवर, जिसमें कि ह्यूमंस, हम भी आते हैं, हम और प्रोटोजोआस। तो तीन चीज जो ये हैं, एनिमल,
ह्यूमन और प्रोटोजोआ, इनमें कोशिका भित्ति हमें देखने को नहीं मिलती। हमारी जो कोशिका होती है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। हमारी कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, फिर उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल भरा हुआ होता है। और जो हमें पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, फंगी की जो हम कोशिका देखते हैं, तो उसके सबसे बाहर हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली और सारा का सारा मटेरियल। केवल आपको ये बात याद रखनी है, दोनों की दोनों कोशिकाएं जस्ट सेम है, केवल मात्र फर्क है कोशिका भित्ति का। ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे को अलग करते हैं, डिफरेंस है इनमें केवल कोशिका भित्ति का। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कोशिका भित्ति है, जिसमें कोशिका भित्ति हमारी पाई जा रही है, वो कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी हुई है, किस से बनी हुई है? तो आइए इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हुए बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स में देखा था कि हमारी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो पादप कोशिका में हमारी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो किस से बनी होती है? तो ऑप्शन में सेल्यूलोज होगा, आपको यही टिक लगाना है। सेकंड नंबर में है हमारा जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। मैं जानता हूँ जो बच्चे शुरुआत में इसको पढ़ रहे होंगे उन्हें थोड़ा मतलब अजीब अजीब से शब्द लग रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए, आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। एक बार मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर मैं जो पीडीएफ दूंगा आप उससे रिवाइज कीजिए, 3 से 4 बार 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 रिवाइज कीजिएगा। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद हो रहा है। कंपटीशन का एग्जाम केवल एक ही चीज सिखाता है हमें, कंपटीशन का एग्जाम होता है दोहराने वाला एग्जाम। जितना आप बार बार दोहराएंगे तभी आप कंपटीशन एग्जाम निकाल पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाइए। आपके पास ऐसी कोई भी अलग से बुद्धि नहीं है कि आप एक बार देखें, याद करें और आपको जीवन भर याद रहे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कोशिका भित्ति हमने पढ़ ली। कोशिका भित्ति केवल इतने ही पॉइंट ऑफ व्यू से था और उसके अलावा कोशिका भित्ति पे कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं। अब हमारी बात आती है कोशिका झिल्ली पे, सेल मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश से कहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं इसमें जॉन, ये आपको ये लाइनदार ये दिख रही है ना, ये इसके अंदर ये पूरा ये ऑर्गन्स हैं, ये पानी टाइप की संरचना, जेली टाइप की संरचना भरी हुई है और ये चारों तरफ से ये घिरी हुई है। ये जिस चीज़ से घिरी हुई है ना, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं, दोनों ही इसके नाम हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे अंग होते हैं ना, आप जैसे कि हार्ट हो गया हमारा, ब्रेन हो गया, तो वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक। उसी तरह जो हमारी कोशिका होती है ना, कोशिका में भी छोटे 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 ये अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। और इसके अंदर ये अंग क्या है, तैरते रहते हैं, कुछ तो स्थिर रहते हैं, कुछ तैरते रहते हैं यहाँ से वहाँ। और आपको पता है ये तैरेंगे जब जब इसमें जल यानी कि पानी होगा। तो ये जेली टाइप की संरचना, ये आपको पूरे ब्लू से भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें 70 से 80% पानी ही होता है। हमारी जो कोशिका बनी होती हैं उसमें 70 से 80% पानी होता है। और यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी कोशिका में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है, तो टिक मानना 70 से 80%। ये ना हो तो इससे कम वाला ऑप्शन मानना, ठीक है। ज़्यादा वाला ऑप्शन मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है और हमारी वाली में तो डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होती ही है। तो जितनी भी चीज़ें हैं यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक की, जैसे कि हमारे पौधे हो गए, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी जिन्हें हम कवक कहते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, प्रोटोजोआस, इन सब में कोशिका झिल्ली होती है। सभी में कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन सभी में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति का कार्य होता है कोशिका को प्रोटेक्शन करना। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो फिर यहाँ पर आप देखिए, कोशिका झिल्ली का कार्य है अर्धपारगम झिल्ली की तरह। अब आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो आप यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि ये एक आपको ये झिल्ली रोमा संरचना दिख रही है,
तो ये क्या करती है कि केवल उन्हीं चीज़ों को जो हमारी कोशिका में बनी हैं अंदर, उन्हीं चीज़ों को अपने से बाहर जाने देती है जिसको बॉडी को ज़रूरत है, और उन्हीं चीज़ों को केवल बॉडी कोशिका के अंदर आने देती है जिन्हें कोशिका को ज़रूरत है। तो ये क्या करती है, चुनती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि चयन करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, आने जाने का रास्ता देती है। इसलिए इसका कार्य क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। यहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। कोशिका भित्ति सभी में नहीं होती, कोशिका झिल्ली सभी में होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे हम, और क्या क्या इसके अलग से नाम हो सकते हैं। मान लीजिए आपको आ गया कि कोशिका झिल्ली ना लिखा आया पेपर के एग्जाम में, ठीक है, तो क्या लिखा आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है, तब भी आपको क्या लगाना है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। मान लीजिए ये भी ना लिखा आया, लिखा आ गया प्लाज्मा लेमा का क्या कार्य है, तब भी अर्धपारगम्य झिल्ली इसका कार्य है, ठीक है। अगर ये भी ना लिखा आया बायोलेमा का क्या कार्य है, तब भी ये सारे के सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। कोशिका झिल्ली के अन्य नाम क्या है, कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, बायोलेमा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश याद ना करें, लेकिन हो सकता है आपको ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ दे दिया जाए, मेम्ब्रेन को इंग्लिश में न लिखा जाए और मेम्ब्रेन को ऐसा लिख दिया जाए मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये ज़्यादा सटीक नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा, सेल मेम्ब्रेन भी लिखा जा सकता है। इसलिए आपको वर्ड में तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंपटीशन के एग्जाम में ये वर्डों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जो चीज़ हमसे बनती है हमसे वो भी हम बिगाड़ के आ जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली का अन्य नाम हमें याद रखना है, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, बायोलेमा या सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम कोशिका झिल्ली की अपनी बात करते हैं तो इसमें एक मॉडल हमारे सामने निकल कर आता है। कोशिका झिल्ली के लिए हमारे जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक मॉडल तैयार किया और उसकी थोड़ी सी क्या की, डिस्कवरी की कि क्या होता है, किससे बनी होता है। इसे हम, इस मॉडल को कहते हैं फ्लड मोजाइक मॉडल। किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। पूरा नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट ही के इनके सरनेम है, केवल आप याद रख लीजिएगा फ्लड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर और निकोलसन। ओके, तो इन्होंने क्या कहा इस मॉडल में, क्या बताया प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, आइए समझते हैं। तो ये कहते हैं कि इनके अनुसार कोशिका झिल्ली 3 घटकों से मिलकर बनी है। इनका कहना है कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली हमें देखने को मिल रही है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। आइए देखते हैं। एक कहते हैं फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें हमें 3 तत्व देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन से 3 घटक, नहीं सॉरी ये नहीं था, कोशिका झिल्ली का निर्माण किस घटक से हुआ है, ठीक। ऑप्शन ए में आ गया था फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी में आ गया था प्रोटीन, ऑप्शन सी में आ गया था कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी में आ गया था सेल्यूलोज। ओके, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर कि बनी तो तीनों से ही है, प्रेफरेंस किसको दें हम। तो कोशिका झिल्ली में सबसे मेन घटक जो होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा कोशिका झिल्ली में पाया जाता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। तो हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कुछ इस प्रकार का दिखता है, ऊपर ये सर्कल टाइप का दिखता है और यहाँ पर ये लकीरें टाइप की दिखती हैं। ऊपरी भाग को जो है हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ये भाग जो हमारा होता है वो जल की ओर आकर्षित होता है जहाँ भी जल होता है, और जो हमारा ये नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, ये जल से दूर भागता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि कोशिका झिल फॉस्फोलिपिड का ऐसा कौन सा भाग है जो जल की ओर आकर्षित होता है, तो आपको टिक मारना है हाइड्रोफिलिक। और फॉस्फोलिपिड का ऐसा कौन सा भाग है जो जल से दूर भागता है, तब आपको टिक क्या मानना है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। आइए मैं आपको इसकी संरचना दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो देखिए ये इसकी संरचना, देखिए ये जो मैंने आपको अभी सिंगल दिखाया था ये गोल आकृति का है, उसमें ये लाइनदार और क्रम में गोलाकार क्रम में ये लगी हुई हैं, और ये हमारी एक सेल ऐसे ही निर्माण होती है, और हमारा फॉस्फोलिपिड ऐसे ही काम करता है। तो कोशिका झिल्ली में बनने के लिए सबसे मेन घटक है फॉस्फोलिपिड। अगर ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड नहीं है तो उसके बाद हम प्रोटीन को प्रेफरेंस देंगे, अगर प्रोटीन भी नहीं है ऑप्शन में फिर उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट को, यहाँ पर देखिए प्रोटीन को प्रेफरेंस देंगे, अगर ये भी नहीं है हमारे ऑप्शन में तो हम कार्बोहाइड्रेट को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम अपनी कोशिका को देखते हैं तो उसकी कोशिका में हमें कुछ भाग भरा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा नीला भाग भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये पानी सा हो, जेली टाइप हो, और इसके अंदर ये छोटे 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 हमें ये अंग देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे अंग देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस सब को कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी उस चाहे जल हो चाहे उसके अंग हो, उस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जैव द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जितनी भी हमारी कोशिका में अंदर चीजें होती हैं सबको एक साथ मिलाकर कहते हैं हम जैव द्रव्य, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा जो जैव द्रव्य है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो हमारे जैव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने, और डुजार्डिन ने सबसे पहले इसे कहा था सारोकोड। तो डुजार्डिन ने जैव द्रव्य को कहा था सारोकोड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बनता है, बार बार बना हुआ है। तो आप ये देखिए हिंदी से जैव द्रव्य जो है कभी कभी नहीं भी लिखा आ सकता, जो हमारा इंग्लिश से प्रोटोप्लाज्म है वो ऐसे देवनागरी लिपि से भी लिखा आ सकता है, तो आप इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया किसने दिया, पुरकिंजे ने। थॉमस हैक्सले का कथन है, क्या कथन है इनका, जीवन का भौतिक आधार जैव द्रव्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जैव द्रव्य है ना, हमारा जो जीवन है उसका भौतिक आधार है, फिजिकल आधार है। अगर वो ना होता, उसके अंदर क्रियाएं ना होती, तो ना हम सांस ले पा रहे होते, ना हम हाथ पैर चला पा रहे होते, हमारे अंदर ऊर्जा ही ना होती। जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट आधार है, वो जैव द्रव्य ही है, जो भरा हुआ है हमारी कोशिकाओं में, और जिसकी वजह से हम सारी क्रियाएं कर पा रहे हैं और जीवित हैं और इतनी अच्छी चीजें कर पा रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन का भौतिक आधार जैव द्रव्य है, यह कथन किसका है, तो आपको टिक मारना है थॉमस हैक्सले। और हम पढ़ते हैं इसकी नोट एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में कि सभी जैविक क्रियाएं जैव द्रव्य में ही होती हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे धमनी रक्त के माध्यम से छोटी छोटी नसों में जाता है, जिसे हम केशिकाएं कहते हैं। उन नसों से हमारा जो खाना होता है, खाने में जो भी खाना नहीं जाता है, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, विटामिन, तेल, वसा जो भी होता है ना, वो कोशिका में जाता है, और वहाँ पर क्या होती है, जैविक क्रिया होती है, वहाँ पर हमें ऊर्जा मिलती है और CO2 रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, बहुत मतलब एनर्जेटिक रह पाते हैं। तो ये सब क्या है, जैव द्रव्य की वजह से है। तो जैव द्रव्य में क्या होता है, इसमें 80% पानी होता है, यानी कि जल होता है। इसका जो भाग बना होता है 80% इसमें क्या होता है, जल होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ओके, तो जो हमारा जैव द्रव्य है उसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग होता है हमारा कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दूसरा हमारा भाग होता है कोशिकांग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा, जो जेली की तरह अंदर, ये देखिए आप, ये नीला पूरा जेली की तरह दिख रहा है, जो जेली की तरह होता है द्रव्य, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ओके, और ये जो हमारे छोटे छोटे अंग से दिख रहे हैं, अंग से कोशिका के अंदर दिखने वाले अंग कोशिकांग, कोशिका के अंदर दिखने वाले अंग
कोशिकांग ये ठोस होते हैं, जल की तरह नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका द्रव में किस तरीके का पदार्थ होता है, तो आप बता दीजिएगा जेली की तरह भरा होता है। कोशिकांग कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, तो आप बता दीजिएगा ठोस होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने कोशिका द्रव्य के बारे में, यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका द्रव्य की खोज की थी। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे मैं आपको इतने सारे नाम बता दे रहा हूँ कि कोशिका द्रव्य की खोज इसने की, जैव द्रव्य की खोज, प्रोटोप्लाज्मिक खोज, हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ में एक अलग से स्लाइड लगा के दूंगा जिसमें सारे के सारे नाम इकट्ठे लगे होंगे। आप उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और आप यकीन मानिए बिल्कुल के बिल्कुल आपके दिमाग में हर एक चीज़ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में रख जाएगी कि अच्छा इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल अभी आप यहाँ पर सुनते जाइए, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य जो हमारा शब्द है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो हमारा शब्द है, ये किसने दिया। तो हमारा नाम सामने निकल कर आता है, रुडोल्फ वॉन कोलिकर। रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने नाम दिया कोशिका द्रव्य का। इसके बारे में एक हमारे थोड़े से नोट्स में आप ये पढ़ लीजिएगा। बाई चांस पूछा जा सकता है, पूछने की उम्मीद नहीं है, हो सकता है पूछ लिया जाए। कोशिका द्रव्य क्या है, जेली की तरह होता है। कोशिका द्रव्य में लगभग कितना पानी होता है या जल होता है, तो 70 से 80% जल होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपना। अब इसके बाद कोशिका द्रव्य हमारा पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कोशिकांग। तो हमारी एक होती है कोशिका, ठीक, उसके अंदर छोटे 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 अलग अलग से अंग होते हैं जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो आप देखिएगा जैसे कि बहुत सारे इसमें हमारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनमें से केवल एक कोशिकांग को हमने निकाला बाहर, ठीक है, तो अब हम इसे किस तरीके से बांटेंगे। इनको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, झिल्ली से। जैसे कि मान लीजिए एक झिल्ली होती है, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन अगर मैं चढ़ा दूं तो उसमें क्या हो गई, एक झिल्ली ऐड हो गई, उसी झिल्ली की बात हो रही है। जैसे कि ये अंग है, अंग, इस अंग के ऊपर एक और झिल्ली चढ़ा दी जाए। ये देखिए मैंने एक झिल्ली चढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, एक झिल्ली हो गई। मान लीजिए इसमें मैंने कोई झिल्ली ही नहीं चढ़ाई, तो ये बिना झिल्ली वाला हो गया। मान लीजिए ये हमारा एक कोशिकांग था, इसके ऊपर मैंने एक झिल्ली चढ़ा दी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक झिल्ली और चढ़ा दी। तो जो हम अपना कोशिकांग है ना हमारा, हम उसको झिल्लियों के आधार पर डिवाइड करते हैं। एक झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, बिना झिल्ली युक्त विथआउट मेम्ब्रेन, दो झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ऐसे कोशिकांग जिनमें एक झिल्ली होती है वो एकल झिल्ली युक्त हैं। ऐसे कौन कौन से हमारे कोशिकांग होते हैं, तो अभी आप केवल समझ लीजिए, आपको यहाँ से ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक स्पेशली बताने वाला हूँ, तो आपको वहाँ से बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है, जो हमारा सेंट्रिओल्स होता है उसमें हमारी एक झिल्ली पाई जाती है, और जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है। इसको आपको अच्छे से याद करना होगा क्योंकि यहाँ से वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें एक झिल्ली होती है, और हमारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको इन तीनों को मुंह जुबानी याद होना चाहिए। इन तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में दिखे आप सीधे वहां पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, दो झिल्ली युक्त। ऐसे कोशिकांग जिनमें दो झिल्ली होती हैं, ऐसे कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक, जो कि कोशिका के सबसे बीचों बीच होता है, केंद्रक में दो झिल्ली होती हैं भाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो झिल्ली होती हैं। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, उसमें भी हमें दो झिल्ली देखने को मिलती है। अब बात आती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं लेकिन आप याद करते करते थक जाएंगे, तो आपको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि आप एक झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग याद कर लें, इसमें 3 हैं। आप दो झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग याद कर लें, इसमें 3 हैं। बाकी जितने भी कोशिकांग बचे उनमें झिल्ली नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मैंने स्पेशली लिख दिया है, बाकी बचे हुए सब इसमें।
यानी कि अगर ऑप्शन में आए कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती और आपको इनके अलावा कोई दिख जाए उसमें लिखा हुआ, तो आप उसमें टिक मार सकते हैं। और कंपटीशन की तैयारी में ऐसे ही लॉजिक लगाए जाते हैं। आप याद करते रहेंगे, जन्म भर याद करते रहेंगे, ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता। याद रखिए, अगर आपको पेपर पास करना है आपको छोटी छोटी ट्रिक बनानी पड़ेंगी। अगर आपको ट्रिक बनाना नहीं आती तो आपको अपने टीचर की ट्रिक पर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कंपटीशन भूल जाइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब जो हमारे कोशिकांग है, अब उन्होंने देखिए अलग से तो कोशिकांग किसी ने नहीं बांटे, सब एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बांटे, ऐसा कोई अलग से बुकों में नहीं बांटा गया है। आपको मैंने इसलिए ये बांटे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिखा है कि सबसे पहले हम ऐसे कोशिकांग पढ़ेंगे जो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि नई कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि हमारी नई कोशिका, ये हमारी नई कोशिका है। नई कोशिका क्यों है? क्योंकि इसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो कि हमारे केंद्रक को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकांग पढ़ेंगे। क्या आता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतः प्रद्रव्य चालिका, गोल्गी बॉडी आती है, वोकल्स यानी कि राजधानी आती है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक आता है। तो आइए एक एक करके हम इससे पढ़ते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, काम क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात समझिएगा, जो हमारी ये कोशिका है, ठीक, इसके अंदर छोटे छोटे ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं। छोटे छोटे से ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, और कम ज़्यादा इनकी मात्रा हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है संख्या में। ठीक, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इनका कार्य क्या है कि यह कोशिकीय श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन या वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, तो आप ऑप्शन मानना कोशिकीय श्वसन, अगर कोशिकीय श्वसन वहां पर ना मिले तो आप ऑप्शन मानना वायवीय श्वसन। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके ना जाने कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि जब हम अब कोई भी भोजन खाते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी भोजन खाया, उसमें हमारा जो भी भोजन में ग्लूकोज मौजूद था, तो वो क्या हुआ, जो भी हमारा ग्लूकोज हमें भोजन से मिला, छोटी आंत के जरिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज आया, हमारी ब्लड से छोटी जो हमारी नसें होती हैं जिसे हम केशिकाएं कहते हैं, उनके माध्यम से क्या हुआ, उनके माध्यम से छोटी छोटी नसों के माध्यम से हमारी कोशिका में गया, ग्लूकोज गया। ठीक, तो अब क्या बनाया हमारे इसमें, ये कोशिकांग होता है, तो ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा में बदल देता है। तो जो भी हमने भोजन किया उसके माध्यम से जो हमें ग्लूकोज मिला वो हमारे कहाँ गया? कोशिका में गया, और उस कोशिका में एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ही वह अंग है जो हमें ऊर्जा देता है, जो हम खाते हैं उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो हमें ग्लूकोज मिलता है, उसे एटीपी नामक ऊर्जा में बदल देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? एटीपी जनरेट करता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन करता है। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कुछ सिंपल से क्वेश्चंस की जो कि हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किसी ने तो देखा होगा कि अरे हमारे जो कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, तो वो शख्स है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा शब्द है वो किसने दिया था? सबसे पहले तो पॉल बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा, किसने कहा? रिचर्ड ऑल्टमैन ने कहा। ठीक है,
तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ही ना लिखा मिले आपको, और आपको यहाँ पर लिखा मिले कि बायोब्लास्ट क्या कार्य करता है, तब भी आपको ऑप्शन मानना है कि बायोब्लास्ट एटीपी जनरेट करता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है बायोब्लास्ट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? ऑलबेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? रिचर्ड ऑल्टमैन ने। मैं दो बार इसलिए बार बार दोहरा देता हूँ क्योंकि आपकी ब्रेन में अच्छे से बैठ जाए, और ना बैठे तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा, आप देखिएगा आपको ज़रूर परीक्षा में समझ में आएगा। आगे चलते हैं अब हम। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पुरानी कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ओके, यहाँ पर बात क्लियर है। सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बनने वाला कोशिकांग, तो हमारी जब भी कोशिका बनती है, कोई भी कोशिका बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है उसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बनने वाला कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से कर दी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से कर दी जाती है? तो वो है, जिसकी तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से कर दी जाती है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, यानी कि ये आधा काम स्वयं का खुद कर लेते हैं। आधे यानी स्वयं को पोषित कर लेते हैं, बाकी आधा इनका काम रहता है। तो ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, टिक मारना आप माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और अन्य किस नामों से जाना जाता है? एनर्जी करेंसी, यानी कि ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है इसे। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है। तो मैंने जितने इसके नाम हो सकते थे सारे के सारे नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। सारे के सारे नाम याद करके रखना है, कुछ भी पेपर में आ सकता है। फिर मत कहना कि आपने नहीं पढ़ाया था, आप बड़े दावा करते हैं, लेकिन ऐसा वैसा। बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, कुछ भी उठा के दे देते हैं, मुंह उठा के दे देते हैं। उन्हें तो बस पेपर बनाने से मतलब है, बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो जाएं, उन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी है आप पूरा 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 कवर करें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये जाली देखिए, आपको जाली टाइप दिख रही है। अंतः यानी कि अंदर, कोशिका के अंदर। प्रद्रव्य यानी द्रव्य में भरी हुई। जालिका का मतलब जालीनुमा संरचना। देखिए ये जाली टाइप नहीं लग रही है आपको कुछ, तो इसी को हम कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये क्या है और ये क्या काम करते हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारी कोशिका, जो हमारा एक सेल होता है, कोशिका होती है, उसके अंदर दो प्रकार के हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। एक खुरदरी टाइप की होती है, आपको ये गुलाबी टाइप की देखने को मिल रही होगी, ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। इसमें छोटे 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 राइबोसोम चिपके होते हैं, छोटे 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 छोटे। ये देखिए, ये आपको ये डॉट 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 दिख रहे होंगे, तो ये क्या है? राइबोसोम चिपके रहते हैं, छोटे 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 छोटे। और एक होती है हमारी चिकनी, ये आप देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये इतने चिकनी रहते हैं कि इसमें राइबोसोम चिपक ही नहीं सकते। तो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आइए इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका का अन्य नाम क्या है? इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, आप इसे टिक लगाकर आएंगे। ओके, तो जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसकी खोज किसने की थी? यहाँ पर हमें तीन नाम देखने को मिलते हैं, पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउट, अर्नेस्ट फुलम।
इन तीनों में से कोई आपको नाम एक भी देखने को मिल जाए, आप टिक लगा दीजिएगा। प्रेफरेंस के चक्कर में मत पड़िए, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी प्रद्रव्य जालिका होती हैं वो क्या काम करते हैं। जो हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसका कार्य होता है लिपिड संश्लेषण, और जो हमारी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। तो हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपिड बनाती है और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन बनाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी चीज, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जब हम अपनी कोशिका को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं में से एक है हमारी गोल्गी बॉडी। अब आपको गोल्गी बॉडी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही होगी, ऊपर देखिए कम छोटी छोटी और नीचे तक आती 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 बढ़ जा रही है। ठीक, तो जो सबसे ऊपर वाला इसका भाग होता है इसे हम कहते हैं सिस गोल्गी। गोल्गी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम कहते हैं सिस गोल्गी, और गोल्गी बॉडी का जो सबसे निचले भाग होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस गोल्गी। तो पूछा हमसे ये जाता है कि सिस गोल्गी किस तरफ, कोशिका के किस तरफ होता है, तो हमें ऑप्शन में मानना है केंद्रक की ओर। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है ट्रांस गोल्गी कोशिका में कहाँ होता है, तो हमें ऑप्शन में मानना है प्लाज्मा झिल्ली की ओर टिक लगाना है। ओके, तो जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है ये क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो गोल्गी बॉडी को और हम किस नामों से जानते हैं, गोल्गी उपकरण, गोल्गी निकाय, कुरियर बॉय या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। आप अभी केवल ये दो नाम याद रखिए, गोल्गी उपकरण और गोल्गी निकाय। इन दोनों को मैं अभी आपको इतनी अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आप भूल नहीं वाली। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमारी जो गोल्गी बॉडी है उसकी खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्गी ने की। तो कैमिलो आप भूल जाइए, केवल आप गोल्गी याद रखिए। गोल्गी बॉडी की खोज की गोल्गी ने। ज़्यादा लोड नहीं डालना है दिमाग में, आप ज़्यादा मिक्स कर लेंगे भूलेंगे बार बार। ठीक है, तो हमारी गोल्गी बॉडी काम क्या करती हैं, ये जैव अणु यानी कि जो भी चीज़ बनाई है, प्रोटीन बनाई जैसे कि, और इसने लिपिड बनाए अपने अंदर, तो उसको पैकिंग करता है। उसको पैकिंग कर दिया और क्या करता है, उसका परिवहन करता है। यानी कि आप ये माने कि ये हमारी कोशिका है, ये हमारी गोल्गी बॉडी है, तो हमारी जो प्रोटीन और रूटीन है उसको क्या करती है, ये प्रोटीन है, इसको ये पैकिंग कर दिया और नसों के माध्यम से क्या भेज दिया, शरीर में भेज दिया। कहीं कोई कोशिकांग को ज़रूरत है, मान लीजिए हमारी हड्डियों को प्रोटीन की ज़रूरत है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो पैकिंग कर करके ये सारी चीज़ें कौन भेजता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें गोल्गी बॉडी भेजता है। क्योंकि ये सारी बॉडी में भेजने का काम करता है, प्रोटीन का, लिपिड का, पैकिंग कर करके, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुरियर बॉय, जाओ भाई दे के आओ। और ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस यानी कि हटाता है कि भाई तुम जाओ, अभी इसकी ज़रूरत है, अभी तुम नहीं, रुको, तुम रुको, अभी तुम जाओ, इसकी ज़रूरत है। तो ट्रैफिक पुलिस ऐसे ही तो करते हैं, रुको भाई रुको, इस सिग्नल पे तुम जाओ, उस सिग्नल पे तुम जाओ। इसलिए गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस और कुरियर बॉय दोनों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है, हम समझ तो गए इसका कार्य क्या होता है, इसका अब मतलब इसके अंदर भरा क्या होता है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। अच्छा, तो ये एंजाइम क्या होता है, तो आप ये बात कीजिएगा कि ये पाचक एंजाइम होता है। जो हमारा खाना होता है ना, खाना जो हम खाते हैं उसे पचाने का ये काम करता है। तो हमारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है गोल्गी बॉडी के अंदर, ये पाचक एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले आपको एंजाइम में समझा दूं कि एंजाइम वो चीज़ है जो कि क्रिया को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप अपना ले लीजिए, जैसे कि मम्मी काम कर रही हैं, ठीक, मान लीजिए आज आपका मूड अच्छा है और आपने कहा कि मम्मी नहीं, आज मैं भी हाथ बंटवाऊंगा, तो काम तो पूरा हो सकता था, काम मम्मी धीरे 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 बाकी काम हो सकता था, लेकिन क्या है कि अगर आपने हाथ बंटवा दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा सहारा दे दिया, तो काम जल्दी हो गया। काम तो हो सकता था लेकिन आपने मम्मी का काम बंटवा दिया, तो यानी कि काम और जल्दी हो गया। तो एंजाइम क्या होते हैं कि जो हमारे अंग काम तो कर रहे हैं, काम होगा चाहे वो धीरे धीरे ही हो,
लेकिन हमारे एंजाइम क्या होते हैं, कार्य की क्षमता को बढ़ा देते हैं और जल्दी काम हो जाता है। तो ये पाचक एंजाइम बनाते हैं। हमारा भोजन तो पच ही रहा था, लेकिन ये एंजाइम के माध्यम से हमारा भोजन और जल्दी जल्दी पचने लगता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब ये जो टूटते हैं, देखिए गोल्गी बॉडी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी ये गोल्गी बॉडी है, ये जब ये टूटती है, हमारी गोल्गी बॉडी टूटती है तो ये लाइसोसोम में बदल जाती है। तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम, इसके बारे में इसके बाद में आपको लाइसोसोम बताने वाला हूँ तीसरे या चौथे नंबर पर, टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप केवल ये याद रखिए कि गोल्गी बॉडी टूटकर लाइसोसोम में बदल जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे हमारा वोकल्स, इसे हम कहते हैं हिंदी में राजधानी, और इसे ही हिंदी में हम कहते हैं रिक्तिका। अगर आपको राजधानी लिखा मिल जाए, रिक्तिका लिखा मिल जाए, या हिंदी से ही वोकल्स लिखा मिल जाए, ध्यान रखना है वोकल्स क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी खा रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप मान लीजिए आपने केला खाया या बहुत सारा खाना खाया आपने, ठीक, क्या मान लीजिए उस खाने से हमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ऊर्जा के लिए, कुछ ना कुछ हमें जैसे कि प्रोटीन होगा उस खाने में, आपकी मिनरल होंगे, विटामिन होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक। अब जो हमने खाना खाया वो पेट में उसका क्या हुआ, पाचन हुआ। देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मुख है, ये हमारी मुंह मुंह है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हंसीगा मत। मान लीजिए ये हमारा मुंह है, ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ भी खाया, ठीक, ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, नली है ये हमारी, ये हमारा पेट है, अमाशय, ठीक। तो यहाँ पर खाना पचा, यहाँ पर खाना पूरा नहीं पचता तो ये हमारी छोटी छोटी आंतें होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, छोटी 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 आंतें होती हैं। छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, जब हमारा खाना यहाँ से गुजर जाता है तो हमारे पूरा का पूरा पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत से जो इसमें छोटी छोटी उंगली जैसी, अंदर उंगली जैसी संरचना देखने को हमें मिलती है। तो जो भी हम खाते हैं, जिस हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, वो इन्हीं उंगलियों जैसी संरचना के माध्यम से क्या होते हैं, हमारी बॉडी ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमारी नसें जुड़ी हुई है, ये हमारी नसें हो गई, ये हमारा ब्लड इसमें बह रहा है, ये हमारा ब्लड है। तो हमारा मान लीजिए ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रोटीन हो गया, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमारा ब्लड में आ गया, ठीक। अब ये हमारी धमनी है, धमनी कहलाती है। अब इससे बिल्कुल एक पतली सी, मैं इतना पतला ड्राइंग में बना नहीं पा रहा हूँ, हमारी नस से पतली सी नस जुड़ी रहती है, बिल्कुल महीन बारीक सी नस जुड़ी रहती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किसका। हम जब पढ़ेंगे आगे चैप्टर ब्लड में तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो एक पतली सी नस जुड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं केशिकाएं। वो केशिका में अब हमारा प्रोटीन और लिपिड जो हमने खाए वो आ गया, तेल जो हमने खाया, ठीक। अब इन केशिकाओं से हमारी छोटी छोटी जो जुड़ी रहती हैं वो जुड़ी रहती हैं कोशिकाएं। हमारी इन केशिकाओं के माध्यम से जाते हैं कोशिका के अंदर, ये सारी की सारी चीज चली गई। तो अब आप जी मान लीजिए कि हमारा जो प्रोटीन गया, विटामिन गया, उस पूरी की पूरी कोशिका में तो बिखर नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिका और भी काम कर रही है, ऊर्जा बना रही है, पूरा का पूरा एक फैक्ट्री है, कहीं पैकिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जितनी ये चीज़ें गई हैं उन्हें रखने के लिए एक अंदर कोशिका में एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं रसधानी या रिक्तिका। देखिए, तो जो इसके अंदर ये भरा होता है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो भरा होता है, इसे हम कहते हैं सेल सैफ। क्या क्या भरा होता है, हम जो भोजन खाते हैं, जो जल पीते हैं, पूरा नहीं भरा रहता भाई, एक लिमिट मात्रा में शरीर सारी की सारी डिटेल नहीं रहता है। जैसे कि तेल हो गया, बसा हो गया, सुगंधित पदार्थ हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, गैसें हो गई, सारी की सारी चीज़ें इसमें रसधानी रिक्तिका में भरी हुई होती हैं। और इसी रसधानी रिक्तिका की जो ये बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, रसधानी की पतली सी झिल्ली। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाया, आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा, हमारे जो एक जंतु कोशिका दी मैंने, एक यहाँ पर पादप कोशिका दी। तो मैंने आपको बताया था केंद्रक दोनों में ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका है, दोनों में ही केंद्रक होंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारी जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल होते हैं, तो जंतु कोशिका में
रसधानी आकार में छोटे होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं, इसी कारण इसमें केंद्रक बीच में होता है। देखिए जो हमारी रसधानी है वो यहाँ पर चारों ओर देखिए, आप देख सकते हैं छोटी छोटी हैं, ये छोटी छोटी हैं, इसी की वजह से जो हमारा केंद्रक है ना वो बीच में रह पा रहा है, केंद्रक बीच में है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारी रिक्तिका होती है वो आकार में बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी। ये देखिए मैंने आपके लिए बना ली है, जिसकी वजह से जो हमारा केंद्रक होता है वो बीच में नहीं हो पाता, वो खिसक खिसक कर वो किनारे की ओर कहीं ना कहीं आ जाता है। जरूर नहीं यहाँ पर आए, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन आएगा किनारे पर ही। तो आप याद रखिएगा, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, पादप कोशिका में केंद्रक किनारे की ओर होता है। कारण सिर्फ एक है, रसधानी की वजह से। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो रसधानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। रसधानी की खोज किसने की? तो स्पेंजरी ने रसधानी की खोज की। और एक बार यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको सोचा करा दूँ। इन्हें गलती से श्वसन अंग समझ लिया गया। तो अगर पेपर में आए कि गलती से श्वसन अंग किसे समझ लिया गया, तो आपको टिक मानना है रसधानी या रिक्तिका को गलती से श्वसन अंग समझ लिया गया था। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वोकल्स, रसधानी शब्द किसने दिया? विजार्ड ने दिया। सेल शब्द जो शब्द है, जो कि हमारी क्या रिक्तिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं सेल शब्द। ये शब्द किसने दिया? स्लेडन ने दिया। टोनोप्लास्ट शब्द किसने दिया? जैसे कि ये हमारी ये रिक्तिका या रसधानी है, इसकी ये झिल्ली है, इस झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट खोजा किसने और शब्द किसने दिया? डी बेरीज, दोनों ही डी बेरीज आपके लेकर आएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियस, केंद्रक के। तो अब मुझे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जंतु कोशिका है उसमें जो छोटे छोटे होते हैं रिक्तिका, उसकी वजह से हमारा केंद्रक बीच में होता है। और जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें हमारा रिक्तिका बड़ी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा केंद्रक होता है वो किनारे की ओर होता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, केंद्रक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो अब बात सबसे पहले आती है कि हमारे जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की। तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, और आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन करनी है। आपने यहाँ पर एक बात ध्यान दी होगी कि मैंने इससे पहले किसी में भी डेट मेंशन नहीं कराई, लेकिन इसमें मैंने आपको खास तौर पर डेट मेंशन करा रहा हूँ। डेट आती है, पूछी जाती है, इसकी याद रखिएगा। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1831 में। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रियोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो केंद्रक सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आप दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले कोशिका के अंदर बनने वाला कोशिकांग, बनने वाला, निर्माण होने वाला, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ह्यूमन ने, मानव ने सबसे पहले कौन सा कोशिकांग खोजा? तो कौन सा खोजा? केंद्रक खोजा। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो केंद्रक के बारे में और हम बात जान लेते हैं कि केंद्रक का अभाव किन किन कोशिकाओं में होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड, तो ब्लड में हमारी तीन चीज़ें पाई जाती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल, प्लेटलेट्स, ये भी कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका, और ये हमारी नहीं पाई जाती। ये क्या है? सीप ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स, ये पौधों की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारी दो ही प्रकार की ऐसी कोशिका होती हैं, एक आरबीसी और प्लेटलेट्स, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें बीच में केंद्रक नहीं पाया जाता, और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, पूछे गए हैं कि केंद्रक का अभाव किस में होता है। तो आपको टिक मारना है आरबीसी या प्लेटलेट्स या सीप ट्यूब सेल्स। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि बहुत सारे केंद्रक किस में पाए जाते हैं। ऐसी भी कोई कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ये हमारी कोशिका है, केंद्रक मैंने बीच में बताया था या किनारे बताया था। और हो सकता है कि केंद्रक क्या एक से ज्यादा पाए जा सकते हैं? बिल्कुल, 3, 4, 5 क्या ऐसी कोशिकाएं भी मौजूद हैं? हाँ हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं।
स्केलेटन मसल्स, कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियों में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ओस्टियोसाइट, अस्थि कोशिकाएं, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, याद रखना। अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम, बहुत सारे केंद्रक। स्लाइम मोल्ड्स, इसमें भी बहुत सारे केंद्रक। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा केंद्रक है वो दिखता कैसा है। जब हम उसको जूम करके देखते हैं तो आगे केंद्रक है क्या, काम क्या करता है, क्या काम है, क्या बनाता है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी कोशिका हो गई। मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये कोशिका हमारी झिल्ली है बाहर की ओर। हम देखते हैं कि ये देखिए केंद्रक, ये पूरा का पूरा केंद्रक है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है, जो कि हमारे केंद्रक की सुरक्षा करती है। तो ये जो हमारे ये है ना, ये डॉट 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 आपको दिख रहा है, ये हमारी केंद्रक झिल्ली हो गई, जो कि हमारे केंद्रक को प्रोटेक्ट कर रही है। जो इसके अंदर हमारा डीएनए है, मम्मी पापा के जो गुण हैं, जो हमारी वंशानुगत हमें प्राप्त हुए हैं, उसका क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। ठीक, अब इसके अंदर ये द्रव्य जल टाइप का कुछ भरा हुआ होता है पदार्थ, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक रस। ओके, अब केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा हमें केंद्रक जैसी काली काली की संरचना दिखाई पड़ती है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोल्स, यानी कि केंद्रिका। ये केंद्रिका क्या होती है कि तो केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण स्थल, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम बनता है, आरएनए और प्रोटीन यहाँ पर भरा हुआ होता है। आप एक बात यहाँ पर ये जान लीजिएगा, केंद्रिका में बनता है राइबोसोम और राइबोसोम बनाता है आरएनए और प्रोटीन। केंद्रिका में बनता है राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है आरएनए और प्रोटीन। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको ये धागे जैसे संरचना दिख रही होगी, छोटे छोटे ये धागे से दिख रहे होंगे, ये क्या है? इनका नाम है क्रोमेटिन धागे। यही होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन भरा हुआ होता है, जो कि हमारा डीएनए बनाता भी है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? डीएनए बनाने का काम करता है। डीएनए बनाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। किस किस तरीके या किस रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन धागे के रूप में पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। बात आती है अगले कोशिकांग की, राइबोसोम। मैंने आपको बताया राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा कीड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। ये कीड़ा नहीं है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ऊपरी भाग, ये छोटा सा ऊपरी भाग होता है, छोटा सा, और ये बड़ा भाग होता है, ये बड़ा भाग है। ठीक है, तो क्या है कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अभी हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े हुए हैं वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा था, लेकिन राइबोसोम केवल एक ऐसा कोशिकांग है जो सब में, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और सारी की सारी यूकैरियोटिक कोशिका में भी, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स हो गया, ह्यूमन हो गए, ये सारे के सारे। तो आगे देखते हैं हम। ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो अब बात आती है कि हमारी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? आप टिक लगाइएगा, राइबोसोम होता है। सबसे छोटा झिल्ली युक्त कोशिकांग लाइसोसोम होता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोशिकांग बताओ जिसमें झिल्ली होती है और वो सबसे छोटा होता है, तब आप टिक लगाएंगे लाइसोसोम, फिर राइबोसोम नहीं होगा, फिर आप टिक लगाएंगे राइबोसोम। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ, बताता हूँ इसमें डिटेल के बारे में। तो राइबोसोम की खोज की थी जंतु कोशिका में, पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज पादप कोशिका में किसने की? रोबिन्स और ब्राउन ने। मैं आपको स्पेशली बता दूं, अगर केवल लिखा आए कि राइबोसोम की खोज किसने की, ज़्यादा दिमाग और अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। पैलाडे 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 टिक मान्य है। जब स्पेशली आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की, तभी आपको टिक लगाना है रोबिन्स और ब्राउन ने। ओके, तो राइबोसोम का कार्य मैंने आपको पहले बता ही दिया। राइबोसोम का केवल और केवल एक ही कार्य है, कहीं भी पाया जाएगा, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन।
संश्लेषण मैंने आपको बताया ही था, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पर आप एक ये देख लीजिए, ये छोटा सा देख लीजिए, आपको ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा राइबोसोम है सब में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है। तो एस जो ये एस लगा हुआ, ये एक इकाई है, राइबोसोम को नापने के लिए एक इकाई है। जैसे कि लंबाई को नापने के लिए एक इकाई होती है मीटर, एम से लिखते हैं। इसी तरह राइबोसोम को नापने के लिए एक इकाई होती है, ये लिखा है 7 सेप्टवेरी यूनिट, ये इकाई है इसको नापने की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम होता है। अब आप कहते हैं क्या बात कर रहे हैं सर, आपने नीचे लिखा है 30S प्लस 50S और ये तो 80S होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा है 40S प्लस 60S, यहाँ पर 100S होना चाहिए था। आपको तो गणित ही नहीं आते। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, मैं गणित का ही छात्र हूँ, मेन विषय मेरा गणित ही, मैं गणित में महारत हासिल किए हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो हमारा राइबोसोम होता है, जब वो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन जब वो बनाता है तो उसका कुछ भाग क्षय हो जाता है, बनाता 70S है, 70S से ज़्यादा ही बनाता है। देखिए 80 बना रहा है लेकिन क्षय होकर बचता है वो 70। यहाँ पर भी यूकैरियोटिक कोशिका में जब हमारा राइबोसोम प्रोटीन बनाता तो वो 100S है, लेकिन कुछ भाग क्या होता है उसी में खर्च हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एक बिजली है, तो कोई यंत्र अगर बिजली से चल रहा है तो वो बिजली भी जो उसे मिल रही है, किससे मिल रही है? बोर्ड से मिल रही है, वो बोर्ड भी बिजली से ही चलेगा। तो इसी तरीके से कुछ इसका कार्य होता है। ये आपसे पेपर में कभी पूछा नहीं जाना, मोटे तौर पे बता दिए है, काश कभी पूछ लिया जाए, फिर आप मुझे दोष ना दे सकें। हो सकता है पूछ लिया जाए, अगर मुझे कहीं क्वेश्चन देखा इसके ऊपर तो मैं ज़रूर पीडीएफ में जोड़ूंगा और आपको एमसीक्यूज में बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अब हम आगे चलते हैं। अब कौन से कोशिकांग पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने ऐसी कोशिकांग पढ़े जो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और उसके बाद हमने केवल और केवल एक कोशिकांग ऐसा पढ़ा जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। अब हम ऐसे कोशिकांग पढ़ेंगे जो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, यानी कि कुछ कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं पाए जाते। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कोई भी सर आपको बिल्कुल अलग अलग करके नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल अलग अलग करके बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो केवल 3 ही ऐसे कोशिकांग हैं यूकैरियोटिक वाले जो कि सभी यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। आइए तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम की। तो जैसे कि लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको इससे पहले कहाँ पर बताया है? राइबोसोम में। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है और लाइसोसोम सबसे छोटा झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें झिल्ली होती है। सबसे छोटा कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सभी यूकैरियोट कोशिका में नहीं पाया जाता लाइसोसोम। तो कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? हमारी आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पौधों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये आपको अलग से याद करना होगा। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? आरबीसी में, लाल रक्त कणिका कहते हैं इसको हिंदी में, याद रख लीजिएगा। और पौधों में नहीं पाया जाता। अब आगे चलते हैं। तो हमारे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन रेने डी डवे। आप कहेंगे बहुत कठिन नाम है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, डी डवे डी डवे डी डवे। लाइसोसोम की खोज की डी डवे ने, ज़्यादा लोड नहीं डालना है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिकीय पाचन, सेलुलर डाइजेशन, कोशिका का पाचन करता है। अब आप कहेंगे कोशिका का पाचन कैसे करता है? जैसे कि मान लीजिए कोशिका एक पुरानी कोशिका है, ठीक, तो एक पुरानी कोशिका अब खराब हो गई है, अब वो टूट कर नई कोशिका में 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए एक ये पुरानी कोशिका है, अभी पुरानी कोशिका कुछ वर्क नहीं कर पा रही, कार्य नहीं कर पा रही,
तो इसके अंदर एक अंग होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम, भरा हुआ होता है। लाइसोसोम के अंदर भी होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। वो क्या होता है, एकदम से फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ये कोशिका टूट जाती है, नष्ट हो जाते हैं, या तो इसका पाचन हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, या दो से अधिक नई कोशिकाओं में टूट जाती है और छोटी छोटी नई कोशिकाएं बनने लगती हैं और इनके अंदर कोशिकांग बनने लगते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, ये पाचक एंजाइम बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा, मैंने ये भी आपको पहले कहीं बताया है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी जब टूटती है तो लाइसोसोम में बदलती है, और जब लाइसोसोम टूटता है तो क्या होता है, कोशिका का पाचन करता है। किसी में नहीं टूटता, केवल कोशिका को विभाजित कर देता है, पाचन कर देता है। इसी कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघात थैली, यानी खुद कोशिका को ही खा जाता है। सफाई कर्मचारी, जो हमारी पुरानी कोशिकाएं होती हैं जो काम के नहीं रहती, उन्हें हटाता है, इसलिए सफाई कर्मचारी। एटम बम, एकदम से फट जाता है, ठीक है, और नई कोशिकाओं को जन्म देता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला आता है कोशिकांग सेंट्रोसोम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तारक काय। ये जितने भी आपको ये इंग्लिश से लिखे दिख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको केवल संरचना दिखाई तो आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं लग रहा जी छोटी छोटी सी पेंसिल जुड़ी हुई हो गोलाकार आकृति में, यही होता है सेंट्रोसोम, हिंदी में कहते हैं तारक काय। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्य क्या करता है। तो देखते हैं सेंट्रोसोम। तो इसकी सबसे पहले आप खोज याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की खोज की वो बेरी ने, वो बेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की। तो सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। अब आप कहेंगे स्पिंडल फाइबर क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। एक ऐसा प्रकार का फाइबर है जो कोशिका का विभाजन कर देता है। ये एक ऐसा फाइबर टाइप का एक पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ बनाता है, स्पिंडल फाइबर पदार्थ का नाम है, जो कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन का कार्य करता है। तो आप अभी कह रहे होंगे सर आपने तो गलत पढ़ाया, आपने पढ़ाया कि लाइसोसोम करता है। तो पेपर की दृष्टि से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि लाइसोसोम का मेन काम है कोशिका का पाचन, पुरानी कोशिकाओं को हटाता है, उनको नष्ट करता है, ठीक है। और आपको सेंट्रोसोम में याद रखना है कि एक कोशिका होती है, उसको दो कोशिकाओं, तीन कोशिकाओं या जितनी भी कोशिका की जरूरत होती है उसमें बांटता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कहाँ नहीं होता, हमारे मस्तिष्क में नहीं होता। कभी आपने देखा है कि हमारे ब्लड, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उससे ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा खून निकल गया तो सीधे कोमा में चले गए। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, या आती होगी या ना आई होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं कोमा में चला गया, तो हमारे शरीर में तो बहुत एडवांस लेवल है, फिर से कोशिका बन जाए, जो कोशिकाएं हमारे ब्रेन की टूटी हुई हैं अंदर की दोबारा बन जाएं, और दोबारा बन जाएं तो फिर से हमारा ब्रेन जो काम नहीं कर रहा है बढ़िया काम करने लगा है, कि हमारे ब्रेन का जितना हिस्सा डैमेज हो गया हो वो हट जाए और नई नई कोशिका बन जाए। ऐसा क्यों नहीं होता, सेंट्रोसोम की वजह से नहीं होता, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क में नहीं पाए जाते। जो हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं वो केवल एक बार ही होती हैं, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। हमारे ब्रेन में होती है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका में तारकाय नहीं होता, ठीक है। और ये नहीं होता है इसलिए क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में दोबारा कोशिकाएं नहीं बन पाती, और हमारा जो एक्सीडेंट होता है हम रिपेयर नहीं हो पाते कभी जीवन में, ठीक। तो पौधों और कवकों में नहीं होते, और कुछ प्रोटोजोआ में होते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। सेंट्रोसोम हमारे मस्तिष्क में नहीं होते, पौधों में नहीं होते, कवकों में नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ में होते हैं, कुछ में होते, इसका मतलब है कुछ में नहीं होते। अरे अब ये तो बड़ा ही विकट सवाल है। अगर अब पेपर में आ गया कोई ऑप्शन ना आया, प्रोटोजोआ आ गया, तो कुछ में तो होते हैं कुछ में तो नहीं होते। तो आप मेरी राय माने, अभी ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है। आप कुछ में होते हैं, कुछ का मतलब आप टिक लगाएं कि हाँ थोड़े तो होते हैं।
लेकिन अगर कुछ की जगह पेपर में लिखा है प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ में सेंट्रोजोम होते हैं, टिक मारिएगा। अगर आए कुछ प्रोटोजोआ में सेंट्रोजोम होते हैं, टिक मारिएगा। अगर कुछ की जगह लिखा आ जाए सभी 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 प्रोटोजोआ में सेंट्रोजोम होते हैं, तब आप टिक नहीं मारिएगा, आपको वहां पर टिक नहीं मारना है। अगर पौधों में सेंट्रोजोम नहीं होते तो पौधों में भी तो कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी कोशिका हुई उन्हें कौन हटाता है भाई? सेल प्लेट हटाती है, सेल प्लेट हटाने का कार्य करती है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक, ये केवल और केवल प्लांट्स पौधों में होता है। कवक, कवक नहीं सॉरी लवक, लवक केवल और केवल पौधों में होता है और किसी में भी नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। तो हमारे लवक जो होता है उसकी खोज किसने की? अर्नस्ट हैकल ने इसकी खोज की। लवक की जो हमारी परिभाषा है, स्पष्ट परिभाषा, परिभाषा तो बहुत सारों ने दी होगी, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी? AFW सिंपल। AFW याद नहीं हो रहा, भाड़ में जाने दीजिए। सिंपल सिंपल सिंपल। लवक की स्पष्ट परिभाषा किसने दी? सिंपल ने। लवक की खोज किसने की? हैकेल हैकेल हैकेल। ओके, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो लवक है वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। एक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक। अगर आप थोड़ी बहुत ही हिंदी जानते हो, हरित का मतलब हरा, ऐसा लवक जो हरा रंग प्रदान करे। वर्णी का मतलब बहुत सारे रंग, ऐसा लवक जो बहुत सारे रंग प्रदान करे। अवर्णी का मतलब कोई भी रंग नहीं, ऐसा लवक जो कोई भी रंग प्रदान ना करे। अब आप देखिए, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पर्णहरित। और यही जो है क्लोरोफिल, इसी के कारण हमारी जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की होती हैं, जो हमारा तना होता है पौधे का हरे रंग का होता है। तो हरित लवक में होता है पर्णहरित, जो कि हमें हरा रंग प्रदान करता है हमारे पौधों को। और क्या होता है हमारे लवक में जो होता है, क्या होता है? वर्णी लवक होता है, जैंथोफिल होता है, इसमें जैंथोफिल भरा हुआ होता है। जैंथोफिल क्या कार्य करता है? रंग बिरंगा कलर प्रदान करता है हमारे पौधों में। तो कैसे? जैसे कि हमारे फल रंग बिरंगे होते हैं, हमारे फूल रंग बिरंगे होते हैं, हमारे बीज भी रंग बिरंगे होते हैं। तो जैंथोफिल क्या करता है? रंग बिरंगा रंग प्रदान करता है। अब आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। वर्णक की अनुपस्थिति, यहाँ पे कोई भी वर्णक नहीं होता, कोई भी ऐसा वर्णक नहीं होता कि जो रंग प्रदान करे, इसलिए ये रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट में रंग नहीं होता है। अब आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं सर, मैंने तो जड़ें ब्राउन रंग की देखी नहीं। जड़ें होती हैं ट्रांसपेरेंट रंग की, लेकिन वो क्या होती हैं? मिट्टी में गड़ी हुई होती हैं, इसलिए हमें ब्राउन कलर की दिखाई हुई होती हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की। ठीक है, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, मैं केवल आपको एक बात सिंपल से बता देता हूँ, केवल मेरी बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य आवरण। ठीक, बाह्य झिल्ली, बाह्य आवरण। इसके बाद इसके अंदर एक और झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली, बाहर की झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, अंदर की झिल्ली। अब इसमें मटर के दाने की, जैसे कि एक मटर के एक सिक्के हैं, सिक्के को हम एक के ऊपर एक रख दें, सिक्के को हम एक के ऊपर एक रख दें तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएंगे। और ऐसे हम बहुत सारे सिक्के रख दें और उन सिक्कों को आपस में कनेक्ट कर दें। ठीक, तो जो ये पूरे के पूरे जो हमारे जो सिक्के हैं, इन्हें हम, ये जो हमारे पूरे के पूरे सिक्के हैं, इन पूरे के पूरे सिक्कों को हम कहते हैं ग्रेनम। उनमें से अगर हम एक सिक्का उठा लें, उसे हम कहते हैं थैलिकॉइड, या हम उसे हिंदी में कहते हैं ग्रेना, ग्रेना। पूरे के पूरे सिक्कों को, सिक्के नहीं होते, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, पूरे के पूरे सिक्के जैसी आकृतियों को कहते हैं ग्रेनम। उसमें से अगर हम एक सिक्का उठाएं तो उसे हम कहते हैं थैलिकॉइड या ग्रेना।
ठीक है। और जॉन ये जिस ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से उसे हम कहते हैं लय मिली। लय मिली, मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाया, लय मिली, ठीक है। इसके अंदर भी एक लिक्विड पूरा भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। तो जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है पौधों में वो कहाँ पर होती है? क्या पूरे के पूरे में होती है? नहीं। जॉन जी हमारे एक जो सिक्के जैसी आकृति होती है इसके अंदर भरा है, थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या होती है, थैलेकॉइड में पर्णहरित भरा होता है। जो हमारा पर्णहरित है ना इसी के अंदर भरा हुआ होता है और उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जौन बच्चे नहीं जानते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है मैं उनको बता दूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। संश्लेषण का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, बनाना। मैं बार बार वर्डों को इसलिए दोहरा रहा हूँ आपको याद हो सके, बार बार आपको याद हो सके, ठीक है। अब हम अपना आगे चलते हैं, लास्ट ही पर चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप सीधे सर ल्यूकोप्लास्ट में उतर आए क्योंकि हमें वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हमारा जो अवर्णीय लवक है, अवर्णीय लवक में क्या क्या पाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और टेनोप्लास्ट। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि एमाइलोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है? संग्रहण करने का मतलब स्टोर करना, अपने अंदर भरे रखे रहना, स्टोर करना, जमा करना। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है, ठीक है। ये पौधों में होता है। ये मत बिल्कुल समझने लगना कि हमारे अंदर भी एमाइलोप्लास्ट संग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें अलग होती हैं, अलग से पढ़ाऊंगा पाचन तंत्र में। यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पौधों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। केवल अपने दिमाग में एक बात रखें, जितनी भी चीज़ें अभी हैं मेरे सामने पौधों में पाई जा रही हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा है, ल्यूकोप्लास्ट में पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट, वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण अपने अंदर करके रखता है। और पाया जाता है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट क्या करता है? तेल और वसा का संग्रहण करके रखता है। और अब आता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट, ये तो बहुत सरल है, प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोटीन का संग्रहण अपने अंदर करके रखता है। और अब आता है टेनोप्लास्ट, टेनोप्लास्ट क्या है? ये टैनिन का संग्रहण करके रखता है। टैनिन में आपको नॉलेज के तौर पर बता दूं, जब भी आप कभी आपने एक लीफ पत्ती खा के देखी है, कड़वी लगती है, मीठी मीठी नहीं होती, कैसेली टाइप की लगती है, क्यों लगती है? टेनोप्लास्ट के कारण, उसमें टैनिन भरा हुआ होता है और टैनिन ही वो पदार्थ होता है जो कड़वा लगता है। जैसे कि हमारे जो चाय पत्ते होते हैं, जो कॉफ़ी होती है, चाय पीने में मज़ा आती है शक्कर की वजह से। अगर शक्कर ना डाले जाए, कभी आप ट्राई करना, जब आप चाय पत्ती ज़्यादा कर दें तो बहुत कड़वी आएगी स्वाद में, क्यों? टैनिन की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी, आशा करता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक बात है अगली वीडियो की, तो मैं आपको अगली वीडियो में MCQs कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये क्लास बहुत भारी लगी हुई हो, मुझे पता है कि सबको लगती है, मैं भी किसी ज़माने में स्टूडेंट था और जो मैंने कोशिकांग पढ़े बहुत ही अच्छे से थे, लेकिन मिक्स हो रहे थे। तो आप एक बात याद रख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम साहिल स्टडीज़ पे आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में भी लिंक लगा दूंगा। वहाँ पर आपको एक अलग से स्लाइड लगा के दूंगा, उसमें पूरे के पूरे जिसने खोज की हुई है और जिसकी खोज की हुई है, जिसका नामकरण किया हुआ है, पूरी की पूरी एक स्लाइड में आपको बना के दे दूंगा। इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी, आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। और बार बार आप उसको दोहराना, तो आपको मैंने जो ये अलग अलग पढ़ाए हुए हैं आपको बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद। आपको कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।